हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग स्टाफिंग करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सो देखो, इससे पहले आपने पढ़ रखा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने प्लानिंग देख लिया, ऑर्गेनाइजिंग देख लिया। अब हमारा थर्ड है स्टाफिंग। सो स्टाफिंग किसे कहते हैं? ये काफ़ी आसान प्रोसेस है। तो स्टाफिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसका मतलब होता है फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड द पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सिंपल मतलब में प्लेसिंग द राइट मैन एट द राइट जॉब। सो प्लानिंग में हमने प्लान कर लिया था कि थिंकिंग इन एडवांस होता है प्लानिंग। पहले हमने सोच लिया कि क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे एक रिसोर्स जो ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या हो गया? इम्प्लॉयज। अभी फिलहाल आप ये समझ लो, जितने भी इम्प्लॉयज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी तरह के इम्प्लॉय हो सकते हैं, उन सभी को ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे कहा जाएगा। सो प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। राइट पर्सन का मतलब जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड हो। तो सही काम पे सही इंसान को लगाना ही स्टाफिंग कहलाता है। सो इसका इंपॉर्टेंस आखिर क्या है, क्यों स्टाफिंग जो है वो जरूरी है? सबसे पहला, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ कंपिटेंट पर्सोनल। नाउ कंपिटेंट का मतलब क्या हो जाता है? जो कैपेबल है। तो कैपेबल पर्सन, कैपेबल एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पे हमें स्टाफिंग करने का जरूरत है। तो स्टाफिंग से हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो काबिल लोग हैं, जो कंपिटेंट पर्सोनल है, उनको हायर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हायर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टाफिंग के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो स्टाफिंग के थ्रू परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाया जाता है? सो पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब स्पेशलाइजेशन को भी डिनोट करता है यहाँ पे। इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ उसके एम्प्लॉयज से ही रिलेटेड होता है। सो अगर एम्प्लॉयज नहीं होंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो सर्वाइवल और ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन का हो भी नहीं पाएगा। फिर है इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ये भी देखना कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उसका पूरा अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि जिस भी काम के लिए उसको हायर किया जा रहा है, उसे उस काम को अच्छे से करने दिया जा रहा है, एफिशिएंट उस पर्सन का यूज किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओवर मैनिंग किया जाए। ओवर मैनिंग का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयज में यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है 10 ही लोगों का, और 10 से ज्यादा यहाँ पे 15 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया गया है, ठीक है, हायर कर लिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ओवर मैनिंग हो गया। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, कि अब हमारे पास 10 लोग हैं लेकिन 10 लोगों से काम लेने नहीं आ रहा है। यानी कि यहाँ पे जो पर्सन को हमने रखा है, उन्हीं पर्सन से काम यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। कि अगर एक पर्सन को 8 आवर के लिए अगर हायर किया गया है ना, सो 8 आवर यानी कि ये फुल्ली एफिशिएंटली इसका यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, या जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है उसे वो काम नहीं सौंपा जा रहा है, ये भी अंडर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। तो जॉब सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग। तो स्टाफिंग बेसिकली क्या क्या और क्या काम करता है? तो ये देखता है कि फेयर रिवॉर्ड दिया जा रहा है एम्प्लॉयज को कि नहीं, कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। स्टाफिंग इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब इसका फायदा भी हमें स्टाफिंग से मिलता है। तो स्टाफिंग इज नीडेड बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंश्योर कॉन्टिन्यूअस लर्निंग ऑफ द एम्प्लॉयज। सो आज देखो, आज के डेट में अगर आप ये देखोगे, तो नई नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, जिसको हम लोग एआई के नाम से भी आज के डेट में काफी फेमस है। एआई, मशीन लर्निंग, इन सभी। तो इन सभी के मदद से हम लोग एम्प्लॉयज को और अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं, नए नए चीजों को सिखा सकते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है। फिर आगे यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो आज अब जैसे इस फील्ड में देखोगे, देखो जो बिजनेस स्टडीज क्लास ट्वेल्थ का है, सो क्लास ट्वेल्थ के बिजनेस स्टडीज में हम लोग कंपनीज के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से चलती है, क्या क्या मैनेजमेंट में उन्हें परफॉर्म करनी होती है। सो स्टाफिंग जो है वो एक छोटा सा प्रोसेस है, और उसको एक पार्ट में बांट दिया गया है, इस काम को, इस फंक्शन को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्टाफिंग का मतलब क्या हो गया? इट रेफर्स टू दिस काइंड ऑफ रोल प्लेड बाय ऑल मैनेजर्स इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। As organization grow and number of people employed increases, a separate department called the human resource management is formed, which consists of specialists who are expert in dealing
विथ पीपल। अब छोटा ऑर्गेनाइजेशन अगर होगा तो वहां पे स्टाफिंग प्रोसेस होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, लेकिन वो थोड़ा फॉर्म उसका बड़ा हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप मान लेते हैं कि एक कॉलोनी में जो आप रिटेल शॉप देखते हो, तो वहां पे एक पर्सन को हायर करना है या कुछ पर्सन को हायर करना है, तो वहां पे कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाएगा जो कि इस सभी चीजों का देखभाल करेगा कि हाँ कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कितने एम्प्लॉयज को हम किस तरीके से हायर कर सकते हैं, इंटरव्यू लें, रिटन टेस्ट ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां डायरेक्ट क्या हो जाता है, डायरेक्ट हायरिंग होता है। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग आसानी से चलता है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि स्टाफिंग को एक अलग फॉर्म दे दिया गया। जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती है, ग्रो होती है, तो उसे एक डिपार्टमेंट में बांट दिया गया, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है डील करने में लोगों से कि कैसे हायर करना है, कितना सैलरी उनका होना चाहिए, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में हम अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड्स देंगे, एप्रिसिएशन कैसे होगा, इन सभी चीजों के बारे में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेपरेटली देखती है। In fact, early definitions of staffing focused narrowly on only hiring people for vacant positions. So, अगर हम लोग स्टाफिंग का अगर बात करें तो पहले डेफिनेशंस में सिर्फ और सिर्फ वो कैसे लोगों को हायर किया जाता है इस पे फोकस करती थी। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे तो बट टूडेज स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which encompasses not only staffing but also a number of specialized services such as job evaluation, मैनेजमेंट ऑफ लेबर रिलेशंस, इन सभी चीजों के बारे में भी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट देखता है। यानी कि हायरिंग तो करना ही है, हायरिंग के अलावा भी क्या यहाँ पे हो गया, तो जॉब इवेल्युएशन, जॉब को इवेल्युएट करना, एम्प्लॉय सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए और क्या काम करना चाहिए, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज का रिलेशन किस तरह का है, उसे किस तरीके से और हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ये सभी बातें हम लोग सीखते हैं और हम लोग यहाँ परफॉर्म करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। अब यहाँ पे देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो अकॉर्डिंग टू फ्रेंच वेंडल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपनसेशन एंड मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कौन कौन से यहाँ पे फंक्शंस को बताया गया, तो एक तो रिक्रूटमेंट, एनालाइजिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स, जॉब रिक्वायरमेंट की जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब एंड प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शंस, फिर डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पे बेसिकली कि एम्प्लॉय को कितना सैलरी देना है, सैलरी के अलावा भी और क्या इंसेंटिव्स हम लोग दे सकते हैं, ये सभी देखना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होती है। फिर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज फॉर इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस एंड करियर ग्रोथ, establishing cordial relation between union and management। अब यहाँ पे एक चीज की डायरेक्ट जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, बन सकता है, जैसे स्टाफिंग इज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, स्टाफिंग इज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी, एक्सप्लेन, जस्टिफाई, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये क्या है, लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी का मतलब क्या, तो स्टाफिंग एक फंक्शन है, स्टाफिंग फंक्शन स्टार्ट विद द प्रोसेस of need assessment and goes to recruit and select people as per the requirement of organization. Staffing is also considered as distinct functional area of management। तो यहाँ दोनों बातों को बोला जाता है कि एक तो स्टाफिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है, मैनेजमेंट का फंक्शन भी है, एक डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया भी है, एक तो फंक्शन भी है और डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे फंक्शन में आप देखो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो उसमें स्टाफिंग आ गया, तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया का मतलब क्या हो गया कि एक अलग एरिया ऑफ मैनेजमेंट है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बांटते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जो आपने देखा था ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में आपने देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बांट देते हैं। जैसे प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया हमने, फिर हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट में बांट दिया, फिर हमने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी बांटा था। अगर आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि हाँ वहां पे एक डिपार्टमेंट था ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी और सारे डिपार्टमेंट्स हो जाते हैं, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, मार्केटिंग हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। तो एक यहाँ पे क्या हो गया कि स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग।
ठीक है। और ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट भी है ऑर्गेनाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में वो काम भी होता है, स्टाफिंग का ही काम होता है। तो स्टाफिंग एक छोटा सा उसका काम है, ठीक है, उसके अलावा भी और भी सारे काम हो जाते हैं। सो देयरफॉर स्टाफिंग इज रेफर्ड एज both a line as well as staff activity। इसका मतलब क्या हो गया, an essential function of management as well as distinct functional area of management। तो एक तो ये मैनेजमेंट का एसेंशियल फंक्शन है और डिस्टिंक्ट फंक्शनल एरिया, एक अलग फंक्शनल एरिया भी है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। देखो शॉर्ट में यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, इसको हम लोग सेपरेटली अभी डील करेंगे। सो एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, सेकंड इज रिक्रूटमेंट, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, एंड देन कंपनसेशन। तो ये क्या है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सो पहला स्टेप है स्टाफिंग का, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में अब कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है ये देखना, ठीक है। मैन पावर का मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज ही हो गया, तो कितने एम्प्लॉयज का जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना। तो यहीं से हमारा स्टाफिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें दो एनालिसिस हम लोग करते हैं, दो बातों का ध्यान रखते हैं। एक को कहते हैं वर्कलोड एनालिसिस, दूसरे को कहते हैं वर्कफोर्स एनालिसिस। तो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, इट वुड इनेबल द एन असेसमेंट ऑफ नंबर एंड टाइप्स। यहाँ पे आप देखो, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी, ठीक है, कि कितने लोग और किस तरह के ह्यूमन रिसोर्स, किस तरह के एम्प्लॉयज का जरूरत है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कितने नंबर्स, तो नंबर्स कितने हैं जरूरत, मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन का यहाँ पे वैकेंसी है। तो अब देखा जाएगा कि कितने जरूरत हैं, कितने सेल्समैन और किस तरह के लोग का जरूरत है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्समैन का जरूरत है। तो नंबर एंड टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नेसेसरी, ठीक है। और दूसरा जो हो गया हमारा वर्कफोर्स एनालिसिस, तो ये क्या रिवील करता है, नंबर एंड टाइप अवेलेबल टू द फैक्ट such an exercise would reveal whether organization is understaffed, overstaffed or optimally staffed। Now workforce analysis किस चीज पे फोकस करता है कि हमारे पास हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने तरह के एम्प्लॉयज और कितने एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं। तो इससे ये भी पता चलेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंडर स्टाफ्ड यानी कि कम लोग हैं, या ओवर स्टाफ्ड है या ज्यादा लोग हैं, या ऑप्टिमली स्टाफ्ड हैं, जितने का जरूरत है उतने ही हैं, ठीक है। सो वर्कफोर्स एनालिसिस ये हमारा शो करता है, इससे हम लोग ये पता करते हैं कि कितने एम्प्लॉयज और किस तरह के एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी हैं। और वर्कलोड एनालिसिस इस चीज पे फोकस करता है कि कितने का जरूरत है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड जो है, दैट इज रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या हो जाता है, सर्चिंग फॉर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, है ना। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्चिंग फॉर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। तो सर्चिंग फॉर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज का मतलब कि जो भी वैकेंसी है, जैसे सेल्स पर्सन का वैकेंसी है, सेल्समैन का वैकेंसी है, तो सर्च करना पहला प्रोसेस। यहाँ पे हमारा स्टाफिंग का जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या हुआ, सर्च करना उनके लिए। तो सर्च किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एडवर्टाइजिंग देके सर्च कर सकते हैं हम लोग, वेब पब्लिशिंग देके सर्च कर सकते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट से सर्च कर सकते हैं। तो बहुत तरीका है, वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि रिक्रूटमेंट में सर्चिंग किस तरीके से होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। फिर उसके बाद सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का मतलब हमने सर्च स्टार्ट किया, जैसे मान लेते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोगों का जरूरत है उसके लिए एडवर्टाइजमेंट दे दिया है कि इतने लोगों का हमें जरूरत है। अब एडवर्टाइजमेंट दे दिया, एक पर्टिकुलर डेट दिया है, उस डेट को एम्प्लॉयज जो हैं, जो भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज है, एप्लीकेंट्स हैं, वो आएंगे। अब उसमें से सिलेक्ट करना, एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट करना, एप्लीकेंट्स आर सिलेक्टेड आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ देम। तो अब सिलेक्ट करना कि कौन प्रोस्पेक्टिव, यहाँ कौन सही पर्सन है, कौन है राइट मैन इस जॉब के लिए, कौन सही आदमी है, ये सिलेक्ट करना, ठीक है। फिर है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब सिलेक्ट कर लिया जाए तो उसे प्लेस किया जाएगा। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन का मतलब क्या, कि उसको उसके पोजीशन और पोस्ट पे बिठाया जाएगा, ठीक है। सो प्लेसमेंट इन्वॉल्व्स पुटिंग एम्प्लॉयज टू द पोजीशन और पोस्ट फॉर विच पर्सन हैज बीन selected, in other words actual posting
of an employees to a particular job for which he she had been chosen, तो उसे पोस्ट करना। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब फैमिलराइज करवाना उन्हें अपने कलीग से, उनके रूल्स से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से फैमिलराइज करवाना, उन्हें बताना, ये सभी ओरिएंटेशन हो जाता है। तो प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जो स्टाफिंग का प्रोसेस, जो कि है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? तो ट्रेनिंग हो गया हमारा कि इम्प्लाइज प्रोसेस विच by which attitude, skill, abilities of employees to perform specific job can be increased. So आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, तो कोई भी पर्सन अगर काम करता है तो उस काम को और भी अच्छा करने के लिए और इसके स्किल्स को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, यानी कि पॉलिशिंग ऑफ द स्किल एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज, ये हो गया ट्रेनिंग। तो टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया जाता है और उनके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारा काम किया जाता है। So involves growth, डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया? It involves growth of an employees in all respect, हर एक तरीके से एम्प्लॉयज का ग्रोथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? डेवलपमेंट कहलाता है। It is the process by which the employees acquire skills and competence to do their present job and increase their capabilities for higher job in future. नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब वो काम कर रहे हैं तो उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, ठीक है। इट इज कंसर्न विथ रेटिंग और इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना, रेट करना, जिसके अकॉर्डिंग आगे का काम होगा। आगे का काम का मतलब क्या? कि उनका प्रमोशन, ट्रांसफर, इनसे रिलेटेड काम किया जाएगा, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो पर्सन अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, है ना। उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके सैलरीज बढ़ानी चाहिए, ये सभी हम लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल से पता चलता है। फिर है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद प्रमोट किया जाएगा, तो प्रमोशन का मतलब क्या हो जाता है? कि सैलरी, स्टेटस, पोजीशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और बढ़ाना और बेटर करना। फिर कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? कि जो भी फेयर सैलरी और वेज स्ट्रक्चर है वो उसे प्रोवाइड करवाना, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय डिजर्व करता है वो इसे प्रोवाइड करवाना, दैट इज कंपनसेशन। नेक्स्ट, अब देखो कि इसमें तो हमने पूरा प्रोसेस तो देख लिया स्टाफिंग का। अब कुछ चीजें हमें सेपरेटली पढ़नी है, जैसे रिक्रूटमेंट पढ़ना है, सिलेक्शन पढ़ना है और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। तो ये तीन चीजों को सेपरेटली हमें पढ़ना है, बाकी तो आपने प्रोसेस देख लिया। तो रिक्रूटमेंट का मतलब तो आप समझ गए कि सर्चिंग, सर्चिंग फॉर कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। तो सर्चिंग जो वर्ड है ये एकदम ध्यान रखना है। देखो इसके लिए मैंने फिगर भी आपको इस तरह का कुछ बना के दिया है यहाँ पे, कि सर्च करना कौन सा बेटर रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट किस किस तरह से हो सकता है? तो दो तरीके से। सबसे पहले तो होगा कि इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल का मतलब हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही सर्च करना, और एक्सटर्नल का मतलब बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से सिलेक्ट करना, लोगों को हायर करना, वो एक्सटर्नल सोर्सेज में आ जाएगा रिक्रूटमेंट के। तो इसमें आपके कुछ इस तरह से दिए हुए हैं जिसको हम लोग सेपरेटली एक एक करके पढ़ने वाले। तो इंटरनल, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या आया हमारा? इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में आया कि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन जब हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? वो तो पहले से सिलेक्टेड है, तो अब कैसे उसको उनको फिर से सिलेक्ट करेंगे? ऐसा नहीं है। अब देखो क्या हो गया कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर जॉब है या मैनेजमेंट का पोस्ट या टॉप मैनेजमेंट का एक पोस्ट खाली हो रहा है। खाली किस तरीके से हो रहा है? या तो वो छोड़ के चला गया, या तो उस पर्सन को प्रमोट कर दिया गया, ऊपर कर दिया गया। अब इसके जो जूनियर्स थे, इसके जो भी जूनियर्स थे इस पर्सन के, ठीक है, तो ये जो जूनियर्स थे अब ये भी उनके अंडर थे, काम अच्छे से कर रहे थे, तो अब इनमें से सिलेक्ट किया जाए। एक है कि इस पोस्ट के लिए बाहर से लोगों को सिलेक्ट किया जाए, तो बाहर से अच्छा है कि क्यों ना हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में ही लोगों को चूज करें, और ये जो पहले से इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना उन्हें ही पहले पूछा जाए, उनसे ही उन्हीं में से सिलेक्शन किया जाए। तो इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही हम लोग लोगों को चूज कर रहे हैं, यहाँ पे सर्च कर रहे हैं कि क्या उस पोस्ट के लिए कोई कैपेबल एम्प्लॉय है जो इस पोस्ट का काम कर सकता है।
तो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। तो इंटरनल सोर्सेज का काफी फायदा है। इंटरनल सोर्सेज का ये फायदा है कि वो पर्सन को दोबारा ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, है ना। स्टार्टिंग का जो ट्रेनिंग है वो नहीं देना पड़ेगा, उसे फैमिलराइज नहीं करवाना पड़ेगा, उसका कोई टेस्ट उस तरह का नहीं लेना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पैसे भी बचते हैं और लॉयल एम्प्लॉय भी हमें मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इसमें हमारा क्या क्या आ जाता है, किस तरीके से इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट को हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है हमारा ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, अब जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल ब्रांचेस हैं मान लेते हैं, है ना, मल्टीपल ब्रांचेस हैं कि पटना है, फिर उसके बाद बैंगलोर है, उसके बाद मान लेते हैं मुंबई है, उसके बाद मान लेते हैं पुणे है। इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन, अलग अलग ब्रांचेस हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं बैंगलोर के ब्रांच में हमें कुछ एम्प्लॉयज चाहिए। अब यहाँ पे पटना के यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाँ कुछ एक तो एम्प्लॉय है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। या मान लेते हैं एक नया ऑर्गेनाइजेशन एक नया ब्रांच भी ओपन कर रही है, उसके लिए भी चाहिए, तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। So it involves the shifting of an employee from one job to another, from one department to another, from one shift to another without any change in responsibilities and status of an employee। ये भी ध्यान में रखना है कि पोस्ट सेम रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेम रहेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेटस सेम रहेगा। तो फिर यहाँ पे जगह का ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो जगह का ट्रांसफर किया जाता है, तो ये हो गया बेसिकली ट्रांसफर। और ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसे कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल का मतलब इस लाइन में, ठीक है। तो सेम ही लाइन में यहाँ पे क्या किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। या यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। तो शिफ्टिंग भी चलता है ना, जैसे डे शिफ्ट होता है, नाइट शिफ्ट होता है, तो शिफ्ट भी ट्रांसफर के थ्रू किया जा सकता है। इसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है प्रमोशन। तो प्रमोशन वर्टिकल शिफ्टिंग कहलाता है। वर्टिकल का मतलब अब ये ऊपर की तरफ। तो प्रमोशन यानी कि जो भी हमारे पास प्रेजेंट एम्प्लॉय है उसके लोअर जॉब पोजीशन से उसे हायर जॉब पोजीशन में पहुंचाया जाए, ट्रांसफर किया जाए, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज्यादा प्रेस्टीज, फैसिलिटीज और पे भी, साथ साथ सैलरीज भी बढ़ाया जाए। इट इज रेफर टू एज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज। It has psychological impact on the employees and help in improving their motivation, loyalty and satisfaction। तो एक पोस्ट से जब किसी के पोस्ट को बढ़ाया जाता है तो वो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ज्यादा लॉयल होता है और अच्छे सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फाइड भी होता है। और जब एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होगा तो और अच्छे ढंग से वो काम कर पाएगा। नेक्स्ट है ले ऑफ। तो अब देखो कि बहुत सारे बुक्स में आपको ये नहीं दिखेगा। तो ले ऑफ बेसिकली क्या हो जाता है, टू रिकॉल टेम्पोररी वर्कर फॉर वर्क इज कॉल्ड ले ऑफ, हु वर टेम्पोरली सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ वर्क। अब जनरली क्या हो जाता है, अब जैसे देखोगे आप ऑर्गेनाइजेशंस में जब पीक टाइम होता है, पीक सीजन होता है, तो उस टाइम ज्यादा एम्प्लॉयज का जरूरत होता है। जैसे मान लेते हैं आइसक्रीम सेलर, तो आइसक्रीम सेलर का जरूरत कब होगा, तो गर्मियों में ज्यादा जरूरत होगा। तो अब जैसे जब जरूरत रहता है तो उन्हें हायर कर लिया जाता है, और जब जरूरत नहीं होगा तो वैसे बहुत सारे लोगों को अभी मना कर दिया जाता है कि आप अभी रहने दो। फिर से जब सीजन आएगा तो फिर से उन्हीं को पहले बुलाया जाएगा। तो ये ले ऑफ होता है। ये टेम्पोरली इन्हें बुलाया भी जाता है और टेम्पोरली उन्हें हटा दिया जाता है क्योंकि उतना काम नहीं होता है, तो इसे ले ऑफ कहते हैं। जो है इंटरनल ही, है ना, और उन्हें ही पहले बुलाया जाए। अब है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि अब बाहर से लोगों को हायर करना। तो बाहर से लोगों को हायर करना, यहाँ पे इसका भी मेरिट और अपना डिमेरिट होता है। कि क्या मेरिट हो गया, तो अब हमें फ्रेश टैलेंट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेश टैलेंट हमें मिलेगा, सबसे बड़ा तो मेरिट यही है इसका। नए नए क्रिएटिव आइडियाज, यंगस्टर्स को हम हायर कर सकते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से। डीमेरिट इसका ये हो सकता है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनल पर्सन है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे इस पोस्ट पे रखा जाएगा, और किसी बाहरी लोगों को अब हायर कर लिया गया। तो इस तरह से जॉब सेटिस्फैक्शन उस पर्सन का नहीं होगा, वो अच्छे से काम नहीं करेगा, जॉब वगैरह वो छोड़ना चाहेगा। इस तरीके से इसका लिमिटेशंस भी हो सकता है। अब यहाँ पे क्या क्या सोर्सेज है आखिर एक्सटर्नल का। सो इसमें हमारा पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या गेट हायरिंग। अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या गेट हायरिंग किसे कहते हैं,
सो ये देखो जैसा नाम है वैसा ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्शन भी हो जाता है। सो अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ एन इंटरप्राइज स्पेसिफाइंग डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। तो जो भी जॉब अवेलेबल है उसके बारे में नोटिस दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के गेट पे ही चिपका दिया जाता है, नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाता है कि इस तरह के एम्प्लॉय हमें चाहिए। दिस टाइप ऑफ मेथड इज जनरली यूज फॉर फुलफिलिंग कैजुअल वैकेंसीज, छोटे मोटे वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए। अब जैसे स्वीपर हो गया है ना, जैसे मेड हो गया, तो इस तरीके के, या मान लेते हैं पेंटर वगैरह चाहिए, तो इस तरीके के एम्प्लॉयज अगर चाहिए जो ज्यादा स्किल्ड ना हो, वैसे एम्प्लॉय अगर हमें चाहिए, तो फिर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ट होता है, जिसे गेट हायरिंग भी कहते हैं। सो इट इज द चीपेस्ट मेथड बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉस्ट ऑफ इवन एडवर्टाइजमेंट। तो सिर्फ यहाँ पे चिपका दिया गया है बोर्ड पे या गेट पे, और डायरेक्ट सिलेक्शन वहीं से हो जाता है, लोग देख के आएंगे और फिर उसके बाद बात होगा सिलेक्शन का। ठीक है, सो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया। फिर उसके बाद है कैजुअल कॉलर्स और वेटिंग लिस्ट। कैजुअल कॉलर्स और वेटिंग लिस्ट क्या होता है? तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारी कंपनीज अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स का लिस्ट प्रिपेयर रखती है या रिकॉर्ड उनका रखती है अनकॉल्ड। जैसे मान लेते हैं कि ऑफलाइन भी डायरेक्ट लोग क्या करते हैं, रिज्यूम देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, वो अपने रिज्यूम्स को सबमिट करते हैं। तो ऐसे लोगों का ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक लिस्ट प्रिपेयर करके रखती है। ठीक है, तो लिस्ट प्रिपेयर करके रखती है और फिर उसमें से ही उन्हें चूज किया जाता है। सच कैंडिडेट्स कैन बी कॉल्ड फॉर फुलफिलिंग द वैकेंसीज एज दे अराइज। तो जैसे अब जरूरत होता है तो उनको हायर किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। तो ये वेटिंग लिस्ट है कि अब उन्होंने रिज्यूम डाला था, तो अब जब जरूरत पड़ा तो उन्हें फिर क्या किया गया, कॉल किया गया। तो ये कैजुअल कॉलर्स या वेटिंग लिस्ट इसको कहते हैं। दिस सोर्स ऑफ रिक्रूटिंग सेव्स द लॉट ऑफ कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर सोर्सेज। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन में अब अचानक से वैकेंसी आया, तो अब उसे कुछ खर्च करने का ज्यादा भी जरूरत नहीं है, उसके पास खुद सब डेटा आया हुआ है, उसे वो कॉल कर लेगा। फिर एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में तो आप जानते हो कि ये तो बहुत यहाँ पे हमारा फेमस है। एडवर्टाइजमेंट इन मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। इंटरप्राइजेस गिव एडवर्टाइजमेंट मेंशनिंग द पोस्ट, जॉब प्रोफाइल, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, फिर उसके बाद कितना वो सैलरी पैकेजेस देंगे, ये सभी मेंशन होता है। तो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, रेडियो, टेलीविजन, इन सभी के थ्रू दिया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो, एक सैंपल मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, सो ये ऑनलाइन दिया गया कि वी आर हायरिंग, और जॉब रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दे दिया गया कि हमारी टीम को आप ज्वाइन करें, सब डेटा दिया हुआ है, अप्लाई नाउ भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सो सब डिटेल, तो इसी तरह से एड्स भी दिया जाता है। फिर उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। सो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या हो जाता है, प्राइवेट एजेंसीज होती है। कुछ प्राइवेट एजेंसीज होती है, प्रोफेशनल बॉडीज होती है, जो क्या करती है, विच हेल्प इन रिक्रूटिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल पर्सोनल। जो हेल्प करती है एक ऑर्गेनाइजेशन को, टेक्निकल स्टाफ का अगर जरूरत हमें पड़ता है या प्रोफेशनल स्टाफ का जरूरत पड़ता है, तो हेल्प करती है वो रिक्रूट करने में। सो दीज एजेंसीज कीप बायोडेटा और रिज्यूम ऑफ large number of candidates and provide a nationwide service of recommending suitable names to their client. So ये एजेंसी एक तरह से ब्रिज भी है दोनों के बीच में, एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और जो कॉम्पिटेंट जो पर्सोनल है ना, उनके बीच में। तो उनके बीच में एक ब्रिज का भी काम करती है कि अगर जैसे मुझे जॉब का जरूरत होगा तो मैं ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जाके डेटाज वगैरह अपना दे दूंगा। अब वो देखते रहेगा कि कौन से जगह पे ऐसे वैकेंसीज हैं या कौन से ऑर्गेनाइजेशन सीख कर रही है, वो चाह रही है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये पोस्ट अभी खाली है तो लोग चाहिए। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इतना ज्यादा समय नहीं है कि वो सभी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, तो एजेंसीज को वो डायरेक्ट बात कर लेती है कि मुझे इतने लोग चाहिए, तो वो डायरेक्ट प्लेसमेंट एजेंसी से कंसल्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट क्या हो गया, तो ऑल्सो प्ले अ लीड रोल इन रिक्रूटिंग मैनेजेरियल पर्सोनल। तो अगर मैनेजेरियल पर्सोनल हमें चाहिए, मैनेजमेंट के लोग अगर चाहिए, या तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में या मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो हम लोग मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को, यानी ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो प्राइवेट, ये दोनों प्राइवेट ही हैं, प्राइवेट एजेंसीज ही होती है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और प्लेसमेंट एजेंसीज। फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है ना, ये गवर्नमेंट का है बेसिकली। तो गवर्नमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलाती है, इस तरह का वेबसाइट है जिसपे क्या है कि जो भी जॉब सीकर्स है
तो जॉब सीकर्स वो उससे जो भी एम्प्लॉयर्स है या जॉब सीकर्स है वो दोनों इन पे क्या करते हैं, अपने अकाउंट बनाते हैं और दोनों लिंक करते हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, दोनों को लिंक कर रही है, एम्प्लॉयर्स को भी लिंक कर रही है और फिर किसको लिंक कर रही है, जो एम्प्लॉय या फिर जो कॉम्पिटेंट पर्सोनल है, जो जॉब सीकर्स हैं, उनको यहाँ पे लिंक कर रही है। तो कैसे लिंक करती है, तो अगर मान लेते हैं मुझे जॉब चाहिए तो मैं इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में यानी कि ये जो साइट पे जाके अपना जितना भी डिटेल्स है वो सब फिल यहाँ पे कर दूंगा, अपने रिज्यूम डाल दूंगा, कौन से जॉब के लिए प्रेफरेबल है, कहाँ पे मुझे जॉब चाहिए, कितने सैलरी पैकेजेस होने चाहिए, सब कुछ मैं डेटा इस पे फीड कर दिया। अब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगा ऐसे एम्प्लॉयज का, तो वो भी अब क्या करती है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में देखते रहती है कि कितने लोग यहाँ पे हैं इस तरह से। मान लेते हैं उन्हें टीचर चाहिए, उन्हें अकाउंट्स टीचर चाहिए, अगर अकाउंट्स टीचर चाहिए, मैंने यहाँ पे अकाउंट्स के लिए वैकेंसीज डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेफर लोकेशन मैंने डाल दिया, सैलरी पैकेज डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब वो भी देख रहे हैं कि उन्हें अकाउंट्स टीचर चाहिए, तो क्या कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ऐसा डेटा है, तो अब वो देखेंगे अगर, तो उन्हें अगर मिल जाए कि हाँ एक पर्सन तो है ऐसा, ठीक है, सो अब वो मुझे कॉल कर लेंगे, वहां पे सब डेटा मेरा दिया हुआ है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक लिंक प्रोवाइड किया जो कि गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। फिर है कैंपस रिक्रूटमेंट। तो कैंपस रिक्रूटमेंट तो आपने बहुत मूवीज में भी देख रखा होगा, थ्री इडियट्स में भी आपने देखा होगा, है ना, थ्री इडियट्स में भी कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। तो कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि आप जब पढ़ रहे हो, जब कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, तो उसी टाइम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी कंपनीज आती है और फ्रेश टैलेंट को चूज करना चाहती है वो, तो वो इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाती है और आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें इनरोल करवा सकते हो। और उसके बाद वो कंपनीज क्या करती है, सिलेक्ट करती है, यानी कि आपका फाइनल एग्जाम से पहले आपको जॉब भी मिल जाता है। इस तरह का एक हमारा प्रोसेस है कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो ये पिक्चर में भी आप देखो इसी तरह का कि अब ये जैसे मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट है ये, और ये कोई एक कंपनी से आए हुए हैं और इन्हें स्टाफ चाहिए, तो ये हायर कर सकते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट के थ्रू। फिर है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब कि अब रेफरेंस दिया जाए, आजकल ये भी बहुत ज्यादा चलता है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में ये चीज चलता है कि अब जैसे इन्फोसिस हो गया, अमेजोन हो गया, तो इन सभी में अधिकतर जो जॉब आज के डेट में जो मिल रही है, और यहाँ तक कि जो टेक्निकल फील्ड्स में भी जो काम है वो भी आज के डेट में मिल रहा है। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का एक रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में इसी से ज्यादा जॉब लोगों को मिल रहा है। अब ये कैसे होता है कि कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, ठीक है, कोई पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में पहले से है, जैसे मान लेते हैं कि इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में पहले से, अब यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन डायरेक्ट कोई अगर यहाँ पे अप्रोच कर रहा है तो उसे नहीं हो रहा है। ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट अप्रोच किया जा रहा है तो उसे नहीं हो रहा है, तो उन्हें रिकमेंडेशन चाहिए, रेफरेंस चाहिए। तो अब इस पर्सन का, मान लेते हैं कि एक पर्सन को जॉब चाहिए था और ये फ्रेंड ही है आपस में, ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेंड है। तो अब ये रिकमेंड कर दिया कि मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, जो इस फील्ड में ये जॉब के लिए अच्छा होगा। तो अब रिकमेंडेशन से यहाँ जो हाई ऑफिशियल्स होंगे, वो हाई ऑफिशियल्स डायरेक्ट इसको कॉल कर लेंगे, डायरेक्ट कॉल करके वो बुला सकते हैं, फिर वो टेस्ट वगैरह जो भी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस करेंगे। तो रिकमेंडेशन आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिकमेंडेशन से जॉब आज की डेट में बहुत ज्यादा लग रही है, ठीक है। फिर उसके बाद है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होता है, जो अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं, जो शॉर्टर नोटिस पे ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि उन्हें पेंट करवाने के लिए पेंटर चाहिए, ठीक है, या फिर उन्हें जो ऑफिस है उसे रिनोवेट करने के लिए कुछ लोग चाहिए। तो ऐसे लोग अगर यहाँ पे जो जनरली अनस्किल्ड है, या फिर मान लेते हैं साफ सफाई करवाना है उसके लिए कुछ लोग चाहिए, या फिर सिक्योरिटी वाले चाहिए, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट को हायर किया जाता है कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट को हायर कर दिया गया। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, एक ही बार में वो पर्सन को लेके आ जाएगा, उसके अंदर बहुत सारे स्टाफ रहते हैं, लेबर्स होते हैं, ठीक है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स आप देखे होंगे, अगर आपके आसपास में अगर कहीं घर बन रहा होगा या अपार्टमेंट्स बनता होगा, तो उसमें क्या हो जाता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया जाता है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, है ना, बहुत सारे लेबर्स होते हैं। अब हम लोग कैसे ढूंढने जाएंगे ऐसे इतने सारे लेबर्स को, तो हमने डायरेक्ट क्या किया, हमने डायरेक्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ लिया कि मुझे 100 लेबर चाहिए, ठीक है। अब लेबर कॉन्ट्रैक्टर के अंडर बहुत सारे लेबर्स हैं, वो आया और 100 लेबर को लेके आ गया।
तो इसका ये फायदा होता है। लेकिन एक नुकसान भी है इसका कि अगर ये जाएगा तो इसके अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं सभी चले जाएंगे। ठीक है, ये आप सिक्योरिटीज एजेंसीज में देख सकते हो कि अगर सिक्योरिटी का जरूरत होता है, फिर बॉडीगार्ड्स का जरूरत होता है, तो या बाउंसर्स का जरूरत होता है तो एजेंसीज होती है उससे हायर कर लिया जाता है, या मेड को हायर करना होता है तो ये हो गया। इस तरह से बहुत सारे हो जाते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, और ये काफी हमारा फायदेमंद भी है ऑर्गेनाइजेशन। फिर है वेब पब्लिशिंग, जो आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस है कि वेब पब्लिशिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, यानी ऑर्गेनाइजेशंस हायर करती है, रिक्रूट करती है, खोजने का काम करती है। तो अब जैसे naukri.com हो गया, jobstreet.com हो गया, monster.com हो गया, इंडीड हो गया। तो इंडीड आज की डेट में काफी फेमस भी है। तो इंडीड, naukri.com ये सभी है, तो उस पे जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे ऐड डाल देते हैं। ठीक है, वहां पे वो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो भी है तो वो सब कुछ ऐड डाल देते हैं एक तरीके से उस ऐप पे, और जो लोगों को जरूरत होता है वो विजिट करते हैं उसको कि मुझे जरूरत है, लोकेशन ये है, मेरा सैलरी ये होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ठीक है वहां पे मिल जाता है। तो इट इज जस्ट लाइक अमेजोन, अमेजोन कहीं जैसा कि वहां पे अब जैसे मान लेते हैं कोई रिटेलर है, सामान वो सेल करना चाह रहा है तो वो भी अपना सामान वहां डाल दिया। अगर कोई कंज्यूमर है वो खरीदना चाह रहा है, अब जाके देख रहा है कि क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, खरीद लिया। उसी तरह से आज के डेट में जॉब साइट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जिसको चाहिए, लोग चाहिए, तो अब वो क्या कर दिया, एम्प्लॉयज के लिए वो वहाँ पे वैकेंसीज डाल दिया है, और जिसको जॉब चाहिए अब वहाँ पे जाके वो देख रहा है कि हाँ, फिर कांटेक्ट कर ले रहा है एक दूसरे को। तो इस तरीके से भी हो जा रहा है यहाँ पे रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट का तो प्रोसेस हो गया हमारा। अब है सिलेक्शन। जैसे रिक्रूटमेंट हो गया तो हमने सर्च तो कर लिया, यानी कि हमने ऐड डाल दिया है। अब लोग क्या हो गए कि अब लोग आएंगे पर्टिकुलर टाइम पे। तो अब जब लोग आएंगे तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो वैकेंसी है वो 10 है, ठीक है, और वहां पे ऐसा तो जरूरी नहीं है कि 10 ही आएगा, 10 से ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो जितने भी लोग अब आएंगे अब वो हम सिलेक्ट ही कर ले ऐसा तो जरूरी नहीं है, वो सब कॉम्पिटेंट होंगे, कैपेबल होंगे ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो अब हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि जो बेस्ट सुटेबल है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके कुछ प्रोसेस हैं। सो पहला प्रोसेस जो है वो है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। सो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किसे कहते हैं, तो अब देखो सबसे पहला यहाँ पे चीज जो आ गया ये है कि अब जॉब क्वालिफिकेशन या जॉब प्रोफाइल दिया गया ऐड में कि इस तरह के लोग चाहिए। ये मान लेते हैं जैसे बोला जाए कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, है ना, उन्हें इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश में कम्युनिकेशन आना चाहिए उन्हें, ठीक है, फिर वो मास्टर होने चाहिए अपने सब्जेक्ट में, फिर वो पीजीटी होने चाहिए, या जो भी मान लेते हैं जो भी जिस भी वैकेंसी के लिए वो निकाला है, इस तरह का कुछ पर्टिकुलर उन्होंने दे दिया कि ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए, इतने डॉक्यूमेंट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब प्रॉपर चेक किया जाएगा कि जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग उनका क्वालिफिकेशन है या नहीं है। लोग ऐसे ही बस अप्लाई तो नहीं कर दिए। तो अब प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग यानी कि जो उस क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी को वो अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो उसे अब क्या किया जाएगा, पहले उसे हटा दिया जाएगा, है ना। बोला गया कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर चेक किया जाएगा और फिर बोल दिया जाएगा कि आप नहीं आ सकते, यानी कि इन्हें क्या कर दिया जाएगा, मना कर दिया जाएगा। मना का मतलब क्या हो गया कि हटा दिया गया, है ना। वो रिज्यूम देखा गया और रिज्यूम में देखा जा रहा है कि हाँ इस जॉब के लिए ये ठीक है क्या, तो अब ये ठीक नहीं है तो इसे हटा दो, है ना। यानी सो देखो अब है सिलेक्शन टेस्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट में बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि कुछ तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे रिटन टेस्ट लिए जाते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया बेसिस पे हो सकते हैं। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब क्या हो गया, इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब कि आईक्यू चेक करना, ठीक है, आईक्यू चेक करना कि वो पर्सन अच्छे से डिसीजन ले सकता है, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है, ये आईक्यू से टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है पर्टिकुलरली। आप वेबसाइट पे भी जाके, आप गूगल पे भी जाके सर्च करोगे ना कि इंटेलिजेंस टेस्ट या आईक्यू टेस्ट, ठीक है, सो आईक्यू टेस्ट आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो वहां पे वो क्राइटेरिया रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको बता भी देगा कि इसके अकॉर्डिंग जो आपने आंसर किया है आपका आईक्यू का लेवल क्या है। आप फॉर फन भी ये ट्राई कर सकते हो गूगल पे जाके। फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है कि ये आपकी लर्निंग स्किल्स को, कि आपने आप में नए स्किल्स लर्न करने का कैपेबिलिटी है या नहीं है, यानी एम्प्लॉयज जो हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, तो कैंडिडेट्स में नए स्किल्स को सीखने का, जो स्किल्स को सीखने का कैपेसिटी है या नहीं है। विद द हेल्प ऑफ टेस्ट हिडन क्वालिटीज ऑफ अ कैंडिडेट कैन बी असेस्ड।
सो हिडन क्वालिटीज एक पर्सन में क्या है इससे पता चल सकता है एप्टीट्यूड टेस्ट से। फिर पर्सनालिटी टेस्ट से पता चलता है कैंडिडेट का कि ओवरऑल पर्सनालिटी किस तरह का है, उसका इमोशन, मैच्योरिटी, वैल्यूज किस तरह की हैं, ये पर्सनालिटी टेस्ट से पता चलता है। फिर ट्रेड टेस्ट से पता चलता है कि उस पर्सन में एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, क्या कौन कौन से तरह के स्किल्स हैं, क्या उसका नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है, ये ट्रेड टेस्ट से पता चलता है। फिर इंटरेस्ट टेस्ट से पता चलता है कि उस पर्सन का लाइकिंग क्या है, ठीक है, लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, ये पता चलता है इंटरेस्ट से, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में उसका काम आ सके फ्यूचर में कि किस किस फील्ड से वो पर्सन इंटरेस्टेड है, किस किस फील्ड में वो इंटरेस्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज। तो यहाँ पे अब क्या किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज लिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू क्या हो गया, फेस टू फेस यहाँ पे अब बातचीत होगी। तो फेस टू फेस यहाँ पे इसलिए की जाती है कि अब जैसे उस पर्सन ने क्या किया है कि रिटन टेस्ट दे दिया, तो रिटन टेस्ट आप रट्टा मार के भी आप दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल फील्ड में आप काम कर सकते हो, आपका पर्सनैलिटी किस तरह का है, ये तो फेस टू फेस ही पता चलता है पर्सन को, ठीक है। सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यूज होता है इसके बाद to find out suitability of the candidate, to seek more information about the candidate, to give the candidate an accurate picture of job with details of terms and condition। फिर है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक भी होता है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक का मतलब क्या हो गया कि जो भी रेफरेंस दिया गया है, रिज्यूमे दिया गया, वो रेफरेंस सही है या नहीं है, ऐसे ही किसी पर्सन का नाम तो नहीं दे दिया गया। बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वो पर्सन पहले जहां से आया है उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, क्यों उसे जॉब से हटाया गया, तो उसका पास्ट एजुकेशन क्या है, कोई पुलिस रिकॉर्ड्स वगैरह है या नहीं है, इस तरह के। तो अधिकतर गवर्नमेंट जॉब्स में ये सभी चीजें भी होती हैं, तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन। अब इन सभी के अकॉर्डिंग अब डिसाइड किया जाएगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, इंटरव्यूज, रेफरेंस चेक के बाद अब डिसाइड किया जाएगा कि इस पर्सन को हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हायर करने के बाद उसे ये सिलेक्शन डिसीजन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। तो बहुत सारे जॉब में मेडिकल एग्जामिनेशन की जाती है। अब जैसे मान लेते हैं कि अब जैसे इंजीनियर है, तो अब पर्टिकुलर एक ऑपरेशनल फील्ड में उसे हायर किया गया है, तो वहां पे उसका आई चेकअप किया जाता है, बहुत अलग अलग तरह के फिटनेस चेक की जाती है कि क्या वो पर्सन फिट है या नहीं है, इस जॉब को वो सही ढंग से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अधिकतर आपने देखा होगा कहाँ पे, तो पुलिस की भर्ती होती है, तो पुलिस जॉब्स होते हैं, तो उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं, हाइट, वेट, है ना, तो पूरा फिटनेस उनका देखा जाता है। तो ये इस तरीके से एग्जामिनेशन होते हैं, तो बहुत सारे जॉब्स में ऐसे होते हैं। फिर जॉब ऑफर, अब इसे जॉब ऑफर दिया जाएगा, और जॉब ऑफर के बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये क्या है, एक पर्टिकुलर उन्हें एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट करवाया जाता है, जिसमें दोनों कोई साइन करते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, और यहाँ पे अग्री करते हैं सारे टर्म्स एंड कंडीशन पे। तो टर्म्स एंड कंडीशन, पे स्केल, लीव रूल्स, आवर ऑफ वर्क, मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में मेंशन होता है। तो दोनों फिर अग्री करते हैं और उसके बाद फिर दोनों के का यहाँ पे साइन होता है, तो ये फिर हायर हो गया। अब उसके बाद है हमारा जो लास्ट प्रोसेस है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये तो हमने ऊपर भी देखा कि ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। तो ट्रेनिंग, पॉलिशिंग ऑफ स्किल्स, की स्किल को और पॉलिश करते रहना, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजीज बढ़ रही है, चेंज हो रही है, लगातार टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इसके लिए ट्रेनिंग का बहुत जरूरत है। सो ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब एफिशिएंटली। फिर एजुकेशन किसे कहते हैं, तो एजुकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉयज। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ लॉजिकल एंड रैशनल माइंड इन एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो एजुकेशन बेसिकली उसे एजुकेट करना, उसे सिखाना, नए नए नॉलेजेस को उन्हें प्रोवाइड करना, ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज का अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, वो लॉजिकल रीजनिंग कर सके, वो उसका रैशनली वो डिसीजन ले सके। इन सभी चीजों के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो एजुकेशन काफी वास्ट है ट्रेनिंग से, ठीक है। ट्रेनिंग एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होता है, लेकिन एजुकेशन हर चीज से हमें मिलता है। फिर उसके बाद डेवलपमेंट, तो ये सब के मदद से डेवलपमेंट होता है, ट्रेनिंग और एजुकेशन के मदद से डेवलपमेंट होता है। यानी कि ओवरऑल जब परफॉर्मेंस एक पर्सन का बढ़ता है, उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ता है, तो उसे ही डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे अभी तक आपने जो सीखा, आप अभी क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th में आपका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, आप जब नर्सरी में थे तो आप ABCD आप सीख रहे थे,
ठीक है। उसके बाद आपने वर्ड्स फॉर्मेशन सीखा, फिर आपने लेटर बनाना सीखा, है ना। इस तरीके से आपने एक पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखना सीखा, पढ़ना सीखा। आज के डेट में आप कैसे उसका इस्तेमाल करते हो, दिस होल थिंग इज डेवलपमेंट। ठीक है। और डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहता है। ये तभी अंत होगा जब लाइफ का अंत होता है। ठीक है। तो लाइफ के अंत के साथ ही डेवलपमेंट का अंत होता है, अदरवाइज डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, राइट फ्रॉम द बर्थ टू डेथ। फिर ट्रेनिंग मेथड क्या किस तरह से हो सकते हैं, तो दो ट्रेनिंग मेथड होते हैं, एक ऑन द जॉब और एक ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब पहले हायर कर लिया जाता है और काम करने के दौरान जब ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है उसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं। और एक होता है ऑफ द जॉब मेथड। तो ऑफ द जॉब मेथड का मतलब जो एक्चुअल वर्किंग एरिया है उस वर्किंग एरिया से हटके कहीं पे एक वही डमी फेज या डमी वर्किंग प्लेस को बनाया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि एक्चुअल फील्ड में आपको इस तरह से काम करने हैं। ठीक है। सो वो ऑफ द जॉब मेथड हो जाता है। तो इसमें आ गया क्या क्या, तो देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किसे कहते हैं, तो अर्न व्हाइल यू लर्न, कि सीखते सीखते कमाओ भी। ठीक है। तो सीखते सीखते कमाओ भी यहाँ पे क्या हो गया, तो अंडर दिस ट्रेनी इज प्लेस्ड अंडर सुपरविजन ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन और मास्टर। तो जैसे आर्टिकलशिप, सीए का आर्टिकलशिप होता है ना, तो कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर जो भी सीए के जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो आर्टिकलशिप करते हैं और ये ट्रेनिंग करने के लिए उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं। तो ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कह सकते हैं। ये एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट पर्सन, एक्सपीरियंस पर्सन के अंडर ट्रेनिंग लेना। फिर है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, इट इज अंडर दिस मेथड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंटर इनटू अग्रीमेंट विद इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल नॉलेज टू इट्स स्टूडेंट बाय सेंडिंग देम टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर गेनिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। जैसे मान लेते हैं कि अभी आप क्लास 12th में हो, तो 12th में हो, आपको 20 डेज का एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जा रहा है, या 20 डेज के लिए आपको एक सीए फॉर्म में भेजा जा रहा है कि आप बेसिक सीख लो, आप बेसिक सीखो कि किस तरह से अकाउंटिंग होता है। तो ये इंटर्नशिप की आपका स्कूल एक फॉर्म के साथ, एक कंपनी के साथ वो क्या किया, एक अग्रीमेंट किया कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को ना कुछ चीजें आप सिखाएं। या मान लेते हैं कोई फॉर्म में वो एक पर्टिकुलर ट्रेन करने के लिए भेजा गया आपको, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप ट्रेनिंग में कहीं पे आज के डेट में इंटर्नशिप ट्रेनिंग ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही करवा रही है, आप सेपरेटली भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐप आज के डेट में अवेलेबल हैं जिसपे आप फ्री टाइम में इंटर्नशिप कर सकते हो, जैसे इंटर्नशाला है, बहुत सारे आपको दिख जाएंगे। आप नेट पे सर्च करोगे कि इंटर्नशिप करने हैं तो आप शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए या लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए आप वहां पे इंटर्नशिप किसी भी फॉर्म में जाके आप कर सकते हो जहाँ पे वो वैकेंसीज होगा। तो बहुत सारे फॉर्म फाइनेंस भी, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी यहाँ पे हैंडल कर लेती है, जैसे वो आपको पैसे भी पे करेगी ट्रेनिंग के लिए, कहीं कहीं पे फ्री में आपको करना होगा, लेकिन आप नया चीज सीखोगे, दैट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। फिर है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग क्या हो जाता है कि जब भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में आपका जॉब लगा तो इंट्रोड्यूस्ड यहाँ पे आपको करने के लिए स्टार्टिंग शुरुआती दौर का जो ट्रेनिंग होता है उसे इंडक्शन ट्रेनिंग कहते हैं। सो इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, इट इज अ टाइप ऑफ training given to help a new employee in sitting down quickly into the job by becoming familiar with people, their surrounding, the job and the business। ठीक है। फिर उसके बाद है वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या हो जाता है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग अंडर दिस मेथड एम्प्लॉयज लर्न देयर जॉब्स ऑन इक्विपमेंट। सो इक्विपमेंट पे, यानी कि जिस काम को हमें करना है, जैसे कोई पर्टिकुलर मशीन ऑपरेट करने है, तो अब उस मशीन का डमी या फिर उस तरह के मशीन पे हमें काम सिखाया जा रहा है, उसे वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहते हैं, which they will be using while doing actual work. This training is conducted away from actual। तो ये क्या हो गया, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हो गया। ठीक है। सो इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग चैप्टर भी हमारा खत्म हुआ और पूरा का पूरा चैप्टर आपका एक वीडियो में कवर हो गया। तो अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट्स है ना, 50 मिनट्स में हमने ये चैप्टर कर लिया है और आगे भी हमारा वीडियोस आते रहेगा जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, दैट इज डायरेक्टिंग। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।